सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ सुनाएगी फैसला। 40 दिन तक चली रोजाना सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को फैसला रखा गया था सुरक्षित। अयोध्या भूमि विवाद मामले में फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से शांति सद्भाव बनाए रखने की अपील। कहा, न्यायपालिका का मान सम्मान सर्वोपरि। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में हाई अलर्ट, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। श्रद्धालुओं के लिए आज से खुल जाएगा करतारपुर साहिब कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक साहिब में समन्वित जांच चौकी का आज करेंगे शुभारंभ। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को करेंगे रवाना। सीमा पर बने पैसेंजर टर्मिनल का भी करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल आज हो रहा है पूरा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार गठन को लेकर जारी गतिरोध के लिए शिवसेना को ठहराया जिम्मेदार। इस्तीफा देने के बाद कहा, 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद को लेकर नहीं हुई थी कोई बात। बेहद खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान बुलबुल। अगले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकराने की आशंका। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश। एनडीआरएफ की 34 टीमें तैनात। केंद्र की हालात पर नजर। अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज फैसला सुनाने वाली है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ अब से कुछ देर बाद सुबह 10:30 बजे ये फैसला सुनाएगी। इससे पहले इस मामले में 40 दिन तक रोजाना चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर 2010 में अपने फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को 3 पक्षकारों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान वाला हिस्सा हिंदू महासभा के बीच बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन तक चली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ 14 अपीलों पर सुनवाई की। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर शामिल हैं, जो सुबह 10:30 बजे ये फैसला सुनाएगी। मध्यस्थता की कोशिश विफल होने के बाद संविधान पीठ ने 6 अगस्त को मामले की रोजाना सुनवाई शुरू की थी। अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लोगों से शांति और सौहार्द की अपील की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है। पिछले कुछ महीनों से सुप्रीम कोर्ट में निरंतर इस विषय पर सुनवाई हो रही थी। पूरा देश उत्सुकता से देख रहा था। इस दौरान समाज के सभी वर्गों की तरफ से सद्भावना का वातावरण बनाए रखने के लिए किए गए प्रयास बहुत सराहनीय हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की न्यायपालिका के मान सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए समाज के सभी पक्षों ने, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, सभी पक्षकारों ने बीते दिनों सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए जो प्रयास किए वो स्वागत योग्य हैं। कोर्ट के निर्णय के बाद भी हम सबको मिलकर सौहार्द बनाए रखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो किसी की हार जीत नहीं होगा। देशवासियों से मेरी अपील है कि हम सब की ये प्राथमिकता रहे कि ये फैसला भारत की शांति, एकता और सद्भावना की महान परंपरा को और बल दे। अयोध्या भूमि विवाद मामले में फैसले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है।
संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के लिए केंद्र ने अर्धसैनिक बलों के करीब 4000 जवानों को उत्तर प्रदेश भेजा है। साथ ही रेलवे पुलिस ने अपने कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और 78 बड़े स्टेशनों और ट्रेनों में चौकसी बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में सुनवाई पिछले महीने ही पूरी कर ली है और देश भर में अब इस मामले में फैसले का इंतजार हो रहा है। और एक तरफ जहां पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिक गई हैं, वहीं अयोध्या समेत प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं रामनगरी छावनी में तब्दील हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर काफी चौकसी बढ़ा दी गई है। अयोध्या में स्थितियों को काबू में रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के 4000 जवानों के साथ पुलिस बल की तैनाती है। साथ ही खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। हमने ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज की तरह आज से हमने सेक्टर स्कीम लगा दिया है। उस सेक्टर स्कीम के अंतर्गत हमारे मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स ज्वाइंटली पेट्रोल करेंगे, मॉनिटर करेंगे। सभी जनपदों में ये व्यवस्था लागू की गई है। उसके अलावा अयोध्या में हमने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। वहाँ पे हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया है। एरियल सर्विलांस हम कर रहे हैं। हमने एक हेलीकॉप्टर लखनऊ में और एक हेलीकॉप्टर अयोध्या में स्टैंड बाई रखा है, ताकि अगर कोई भी स्थिति का सामना हमें करना पड़े तो हम उसको तुरंत लगाएं। और साथ ही साथ हमने जितने भी इंटेलिजेंस हमारे मशीनरी है उनको गेयरअप किया है। हमने जितने भी फुट पेट्रोल्स हैं उनको एक्टिवेट किया है। रैंडम चेकिंग्स हम कर रहे हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ट्रैफिक में हमने रेगुलेशंस करने की कोशिश की है। क्राउड कंट्रोल कैसे होगा, क्राउड मैनेज कैसे होगा, इस पर भी हमारी नज़र है। और एक एडीजी रैंक के ऑफिसर को हमने अयोध्या में स्पेशली डिप्लॉय किया है ताकि वो सब पर नज़र रख सकें। इसके अलावा हमने एंटी सोशल एलिमेंट्स पे काफ़ी नज़र रखी है। जो कॉमनल एलिमेंट्स हैं उन पर नज़र रखी है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमने राउंड अप किया है। और साथ ही साथ हमने ये देखा है कि हम किस तरह सोशल मीडिया पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। रात से हमारा सोशल मीडिया पे कंट्रोल शुरू हो गया है। और हमने अपील भी की है प्रदेश के नागरिकों से कि कृपया इन सब चीज़ों पर अफवाहें न फैलाएं, कोई ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट नहीं करें, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो सके। पिछले 1.5 महीने से हम काफ़ी वीगरसली इस चीज़ को कर रहे हैं और आने वाले समय को भी हम रूल ऑफ लॉ स्थापित करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इससे पहले कल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करीब 1.5 घंटे तक बैठक की। चीफ जस्टिस ने अपने चेंबर में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह से मुलाकात की और फैसले से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने चीफ जस्टिस को सुरक्षा व्यवस्था से अवगत कराया और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। और इस समय हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल हम उनसे बातचीत करेंगे। अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट कुछ ही देर में ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा और फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम धार्मिक संगठनों ने भी फैसले का स्वागत करने और शांति बनाए रखने की अपील की है। आज सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर कैसे इंतजाम दिख रहे हैं अखिलेश? देखिए प्रीति, मैं तो यहाँ 8 बजे के करीब पहुँच गया हूँ सुप्रीम कोर्ट, और जो मैंने नज़ारा देखा काफ़ी ही शांति की स्थिति है और सड़कों पे भी कोई ऐसी हलचल नहीं है कि कोई बड़ा ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक क्षण है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से जनता के अंदर जो संवेदनशीलता बढ़ी है इधर के दिनों में, कि ये जो मामला है पिछले 20 सालों से लटका पड़ा है, कोर्ट में चल रहा है और सभी समुदायों को लोग इस बात के लिए मनस्थिति बना चुके हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के ही हवाले है पूरा मामला और इस सुप्रीम कोर्ट जो भी तय करेगा उसे जनता स्वीकार करेगी। तो मुझे लगता है कि इसको देखते हुए जनता के अंदर कोई ऐसी हलचल नहीं दिख रही आसपास के मोहल्ले में या कहीं भी। और पुलिस ने भी इस मामले में सेंसिटाइज जनता को भी किया है। कई जगह पे देखा गया कि जनता से भी पुलिस बात कर रही है, दिल्ली में भी, अयोध्या में भी और कई अन्य देश के अन्य कई जगहों पे भी। उसके अलावा जो आजकल एक स्थिति बनी है कि व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया, तो उसके माध्यम से भी बहुत ऐसे कोई पोस्ट नहीं देखे गए जो कि भड़काने वाले कहे जा सकते हैं। सभी लोग कई तरह के
ग्रुपों में शामिल हैं, लेकिन कहीं किसी भी ग्रुप से इस तरह की बातें नहीं आ रही है कि जिससे कि लगे कि भड़कावा हो रहा है। तो जो स्थिति है यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आसपास की, दिल्ली पूरे शहर की, उसमें लगता है कि जनता ने इस बात को स्वीकार किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उस फैसले के आधार पे वो स्वीकार करेंगे उसको, जिस तरह का भी फैसला आया। और उसमें मैं मानता हूं कि जो बहुत प्रमुख भूमिका रही है कि सभी समुदायों के धार्मिक नेताओं ने इस बात की अपील की है अपने अपने फॉलोअर्स से कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करें और उस फैसले के बाद कोई ऐसी बात ना कहें जिससे कि तनाव पैदा हो। तो यह एक बहुत ही कहें कि एक अच्छी स्थिति है कि जो धार्मिक समुदाय इस पूरे मामले में पैरवी कर रहे हैं, अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और इसका एक अच्छा संदेश गया है। बिल्कुल अखिलेश, और जैसे आप बता रहे हैं आना शुरू होगा, 5 जज हैं जी, जैसे आप बता रहे हैं अखिलेश, जाहिर तौर पर जो सोशल मीडिया है उस पर भी जो हम देख रहे हैं एक तरह से मैच्योरिटी लेवल का टेस्ट भी है जनता के लिए, और उस तरह के मैसेजेस भी हमें देखने को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मिल रहे हैं। और सभी जो धार्मिक संगठन हैं, खुद प्रधानमंत्री शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। तो एक तरह से वो परीक्षा आज भी है क्या जनता की, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हार या जीत ना समझें आज के फैसले को, और इसे आस्था से जुड़ा नहीं बल्कि एक प्रॉपर्टी विवाद की तरह देखा जाए। तो ये मैच्योरिटी कहीं ना कहीं दिख रही है। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि मैं सलाम करूंगा भारत की जनता को कि इस ऐतिहासिक मामले पे बहुत ही देखिए, किसी न किसी तरीके से अगले सप्ताह फैसला आना ही था, जैसा कि सबको ज्ञात था। और जैसा कि आप देखते हैं कि सोशल मीडिया बिल्कुल समाज की धड़कन की तरह है, और आप अगर 5 ग्रुप में हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि समाज की मनस्थिति किधर जा रही है। तो सभी लोग कई ग्रुपों में हैं, और जिस ग्रुप में भी आप देखें कुछ इस तरह की भड़कावे वाली बात नहीं है। कल अचानक जब 9 बजे इस बात की जानकारी मिली, फोन खड़कने लगे, सभी के, पत्रकारों के भी और जनता के भी, सभी समूहों में सक्रियता बनी, लेकिन कहीं किसी भी समूह में ऐसा नहीं देखने को मिला कि यहाँ कोई भड़काने वाली बात कर रहा है। सभी इसी बात को कह रहे हैं कि ऐतिहासिक क्षण आने वाला है, चाहे वो जिस समुदाय के हों, और कल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को स्वीकार किया जाए। ये बात भी सारे तरह के सभी समुदायों के लोग अपने अपने लोगों को भेज रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरीके के लिए, इस स्थिति के लिए, चूंकि पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरीके से सरकार भी लगातार लोगों को इस बात के लिए बता रही थी कि इसे हार जीत ना माने, इसे विवाद ना माने, इसे इस तरीके से लें कि हाँ जी, 2 परिवारों के बीच में अगर प्रॉपर्टी का मामला है तो उस मामले को आपस में नहीं सुलझाया गया तो कोर्ट गया, और कोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया, कोर्ट उस फैसले को माने। तो निश्चित तौर पे इसी बात को पॉइंट बना के मुझे लगता है कि चाहे वो शाही इमाम हो, चाहे वो हिंदू धर्म के हों नेता, या यहाँ तक कि आरएसएस के मोहन भागवत ने भी अपील की अपने कार्यकर्ताओं से, अपने फॉलोअर से कहा, बीजेपी ने अपने फॉलोअर से कहा, कांग्रेस ने भी अपने फॉलोअर से कहा है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको स्वीकार करें और कोई ऐसी भड़कावे वाली बात न कहें। तो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक मनस्थिति भी इस बात में बनी है, एक राजनीतिक एकजुटता है इस देश में कि सुप्रीम कोर्ट को अब सर्वोच्च संस्था मानते हुए उसका जो फैसला है उसको स्वीकार किया जाए, और इस पे राजनीति न की जाए, समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश न की जाए। इसमें जो घाटा होता है वो घाटा अंततः जनता का होता है और घाटा देश का होता है। तो जो हुआ, जो इतिहास में जो भी हुआ, इतिहास को साक्ष्य मान के जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया चलाई, लंबी प्रक्रिया चलाई, और उस लंबी प्रक्रिया के बाद आज सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वो वर्डिक्ट देगा। न्यायपालिका का मान सम्मान सर्वोपरि रखते हुए जो भारत की एकता की महान परंपरा है, आज एक तरह से उसी को लेकर तमाम राजनीतिक दल और धार्मिक संगठन सभी अपील कर रहे हैं कि शांति और सद्भावना बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया आपका अखिलेश, लगातार इस मामले पर अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए शुक्रिया। अयोध्या जन्मभूमि विवाद सदियों पुराना है। आइए आपको बताते हैं कि 1949 से कब और कैसे शुरू हुआ अयोध्या विवाद, और कब कब सुर्खियों में आया राम जन्मभूमि का मुद्दा। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या भूमि विवाद मामले में नया मोड़ आया, जब विवादित स्थल पर रामलला की मूर्ति मिली। इसके बाद 16 जनवरी 1950 को स्थानीय निवासी गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल करके रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की।
5 दिसंबर 1950 को रामचंद्र दास परमहंस ने भी अदालत में मुकदमा दायर किया। 1959 को निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक जताया। फिर 1961 में भी अहम मोड़ आया जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई और मस्जिद और आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। इसके बाद 1984 को विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी। कोर्ट के आदेश पर ताले दोबारा खोले गए। फिर 15 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन हुआ। 1989 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि विवादित संपत्ति की यथास्थिति बनाए रखी जाए। 9 नवंबर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दी। फिर 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश की अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। इसके बाद 23 अक्टूबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और इस समय आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आज करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है और इसमें कुछ ही पल बाकी हैं और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यहाँ सुल्तानपुर लोधी वो पहुंचे हैं और गुरुद्वारा में माथा टेकने आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही पलों में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। पर जाने को जे पर जाने को नानक चुनिया सुचिया। Prime Minister bows down to the Guru. तो उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर लोधी पहुंचकर वहां गुरुद्वारा में माथा टेक रहे हैं। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन होने में बस कुछ ही पल बाकी हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। उससे पहले ये जो तस्वीरें हैं ये सुल्तानपुर लोधी की हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और गुरुद्वारा में माथा टेक रहे हैं। सुल्तानपुर लोधी वो जगह है जहां गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण साल गुजारे, जिसके बाद वो करतारपुर साहिब गए थे। इसके बाद करीब 11 बजे करतारपुर कॉरिडोर में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और प्रधानमंत्री यहां सीमा पर बने पैसेंजर टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पाकिस्तान जाने वाले जत्थे को रवाना करेंगे। पहले जत्थे में 500 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। पहले जत्थे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और हरसिमरत कौर, साथ ही बीजेपी सांसद सनी देओल समेत कई हस्तियां शामिल होंगी। प्रधानमंत्री यहां एक रैली को भी संबोधित करेंगे। करतारपुर गलियारा भारत के पंजाब में स्थित डेरा बाबा नानक श्राइन को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित करतारपुर के दरबार साहिब से जोड़ेगी। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाने के लिए श्रद्धालु इस कॉरिडोर के जरिए दरबार साहिब जाएंगे। तो कुछ ही पलों में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है। कई मायनों में ये
अपने आप भी एक ऐतिहासिक पल साबित होने वाला है और कुछ ही पल बाकी हैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन होने में। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर लोधी में मौजूद हैं, जहां गुरुद्वारे में उन्होंने माथा टेका है। इस समय गुरुद्वारे में वो मौजूद हैं। सुल्तानपुर लोधी जहां प्रधानमंत्री मौजूद हैं, ये वो जगह है जहां गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण साल गुजारे। और पंचनन मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंचनन, कुछ ही पल बाकी हैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर के उद्घाटन के और हम तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन से पहले सुल्तानपुर लोधी में गुरुद्वारा में माथा टेक रहे हैं। फिलहाल आप बताइए, तैयारियों के मद्देनजर क्या दिख रहा है? देखिए, तैयारियां बहुत लंबे समय से चल रही थी क्योंकि 550वां प्रकाश वर्ष है और इसी मौके पर ही एक ऐतिहासिक ये क्षण है जिसके गवाह सभी लोग बन रहे हैं। वो ये है कि भारत से लेकर जो रास्ता बना है पाकिस्तान के अंदर तक, और वो करतारपुर कॉरिडोर कहलाता है। भारत में ये डेरा बाबा नानक यानी गुरदासपुर जिले में है और करतारपुर पाकिस्तान के अंदर नरोवल में है। ये जो पूरा कॉरिडोर है करीब ये 7.5 से 8 किलोमीटर का है। भारत में 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर पाकिस्तान में। तो ये एक बहुत लंबे समय से मांग भी थी और एक अरदास थी यहाँ से खासकर सिख श्रद्धालुओं की कि ये गुरु नानक जी का ये वो गुरुद्वारा है जहां पर उन्होंने जीवन के आखिरी 18 साल बिताए इस करतारपुर में। तो वो आज खुलने जा रहा है और बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर खुद पहुंचे हैं। करीब वो 12 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे। एक रैली को संबोधित करने के बाद करीब 1 बजे जत्थे को रवाना करेंगे। जत्थे में कई वीआईपीज हैं, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हो या फिर कई सांसद हो, वो सारे लोग वहां पर मौजूद हैं और एक बहुत ऐतिहासिक क्षण और उत्साह का माहौल यहाँ पर दिख रहा है सिख समुदाय में। और जिनसे भी आप बात करिए वो कम से कम ये इस बात को जरूर कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो सिर्फ दूरबीन के जरिए यहाँ डेरा बाबा नानक से करतारपुर के दर्शन करते थे, अब सामने से जा पाएंगे, मुराद पूरी होने जैसा है। बिल्कुल। और गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाने के लिए श्रद्धालु कॉरिडोर के जरिए दरबार साहिब जाएंगे और जो पहला जत्था है, ऐतिहासिक जत्था माना जाए से, तमाम बड़े जो नाम है वो तो शामिल हैं ही। करीब कितने लोग होंगे, कैसे ये जत्था जाएगा थोड़ा, और कितना वक्त लगेगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए पंचन। देखिए क्या है, ये कॉरिडोर तैयार किया गया जैसे मैंने बताया कि 4 किलोमीटर बिल्कुल ये जो हाईवे है गुरदासपुर अमृतसर हाईवे से शुरू होता है ये कॉरिडोर और बिल्कुल पाकिस्तान की जो सीमा है जहां बीएसएफ तैनात है 0 पॉइंट, वहां तक बिल्कुल नई सड़क बनाई गई है। पहले ये पैदल रास्ता हुआ करता था, उसी के किनारे किनारे 6 लेन का एक हाईवे बिल्कुल नया और जिसमें सारी सुविधाएं रखी गई हैं। बिल्कुल बॉर्डर के पास एक सेंटर बनाया गया है जो इमिग्रेशन का होगा, जो कस्टम्स का होगा और जिस जहां पर यात्री अपना पंजीकरण के बाद उसको चेकिंग करा के जा सकेंगे। फिलहाल भारत तक तो कॉरिडोर पूरा है, लेकिन भारत के बाद जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है वहां पर वो रोड नहीं बनी है, लेकिन उसको वो पैदल रास्ता होगा और उसमें भी फिलहाल आज बसों से रवाना किया जाएगा। आज की जो संख्या है वो लगभग 550 की है, 552 की संख्या है। इसमें मैंने बताया कि मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है या फिर और कई लोग हैं वो शामिल है। लेकिन ये रोजाना करीब 5000 लोगों का जत्था होगा जो पासपोर्ट और फीस के जरिए वो पाकिस्तान में एंट्री कर सकेंगे और अपनी मुराद को पूरी कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पंचनन, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं पंजाब सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को सुल्तानपुर लोधी ले जाने के लिए निःशुल्क बस सेवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से जयंती मनाने के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। सुल्तानपुर लोधी, श्री अमृतसर साहिब और डेरा बाबा नानक में गुरु नानक देव जी के जीवन और उनके संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक लेजर, ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, जबकि विदेश मंत्रालय की ओर से सिख युवा सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारी साध संगत बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत खुशी हुई कि सानू अज बहुत भाग्यां वाला दिन आया। करतारपुर जा रहे हैं जी, रास्ता खुला, महाराज ने बहुत सारी सुनिया, लोगों की आसां मुरादां पूरियां हुई ने बहुत, इस करके सानू खुशी है। पहले दूरबीन नाल देखते पे हाँ, हुण सानू महाराज ने हिंदुस्तान ते पाकिस्तान नाल संबंध होए ने ते सानू इजाजत मिली आ ते गवर्नमेंट ने दिते ते दर्शन करांगे गुरु नानक देव जी दे। हाँ जी, बहुत इधरों आया पाकिस्तान तो जेड़ा नगर कीर्तन, बहुत वधिया लगा, उन्होंने दर्शन करके सानू बहुत वधिया लगा। हुण महाराज किरपा करन ते अपने दर्शन उत्थे ननकाना साहब दे सानू कराउण, सानू बहुत खुशी होएगी, वाहिगुरू किरपा करन, वधिया लगूगा सर, बहुत वधिया लगूगा।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਏ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, पासपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जे यदि बेहतर उदा गया तो मैं जरूर दर्शन मेला करके आएगा। अभी बहुत खुशी है कि हमारा कॉरिडोर ओपन हो रहा है। कहाँ काफ़ी टाइम का हम सोच रहे थे, हमारी मांग थी, बहुत अच्छी पूरी हुई है। हम बहुत खुश हैं। कुछ और अहम खबरें। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चल रही 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का समापन हो गया। इस दौरान सरकार ने करीब 90,000 करोड़ के निवेश के समझौते किए। समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों का इस राज्य में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हर कदम पर प्रदेश सरकार का सहयोग करेगी। उन्होंने हिमाचल सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इन्वेस्टर्स मीट आयोजित करने का जो साहस किया है, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कदम है। अलग अलग मीटिंग्स में सरकार और बिजनेस के बीच लगभग 93,000 करोड़ के करार हुए हैं, MOUs हुए हैं, 614 प्रोजेक्ट्स निर्धारित हुए, एग्री हुए हैं। मैं समझता हूँ ये एक शुरुआत है और शायद ही कोई छोटा प्रदेश होगा जिसमें इतने बड़े पैमाने पे पहली बार में इन्वेस्टर समिट इतना सफल हुआ होगा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात बुलबुल और ताकतवर होकर भयंकर तूफान में तब्दील हो गया है, जिससे ओडिशा के तटवर्ती इलाकों और उसके आसपास के कई हिस्सों में भारी बारिश शुरू हो गई है। चक्रवात बुलबुल के आज और तेज होने की आशंका है। पारादीप से करीब 310 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी के ऊपर इस चक्रवात के ओडिशा को घेरते हुए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तरफ बढ़ने की आशंका है। प्रशासन ने, राज्य सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए किसी भी घटना से निपटने के लिए प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा है। राज्य के तटीय और उत्तरी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि तट से गुजरने के दौरान तूफान की गति 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है, जो 135 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।